Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we'll see two specific sectors in this chapter, that is agricultural sector and IT sector. Last video में हमने कौन सा सेक्टर देखा था? पावर सेक्टर देखा था. टोटल इस चैप्टर में कितने स्पेसिफिक सेक्टर है? 3 हैं. पावर सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड IT. पावर हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड IT सेक्टर. So firstly we'll have some information about agricultural sector. एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है? एक फ्रेगमेंटेड सेक्टर है. फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम कि फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है? क्योंकि देखिए छोटे छोटे फार्मर्स अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों से, ट्रेडर्स, एजेंट्स, बहुत सारे लोगों से होकर कहाँ आ रहे हैं? कंज्यूमर तक आ रहे हैं. तो ये अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि कोई एक जगह नहीं है बड़ी सी जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है. छोटे छोटे फार्मर्स अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिव रेगुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है. यहाँ इट लैक्स इफेक्टिव रेगुलेशन, राइट. देखिए जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूस किया ग्रेन सीरियल्स, जो भी कंसोलिडेटर के पास गया, कंसोलिडेटर से ट्रेडर के पास, ट्रेडर के पास से कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फिर किसके पास आता है? कंज्यूमर से. फार्मर से सीधे नहीं आता कंज्यूमर के पास. इतनी बड़ी चेन होती है. और जो फार्मर्स भी होते हैं ये छोटे छोटे अलग अलग जगह पे क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेड होते हैं. तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिव रेगुलेशन लैक करते हैं, राइट. रेगुलेशन नहीं हो सकता इफेक्टिवली. तो इसके फीचर्स क्या हैं कुछ देखते हैं हम. फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो फर्स्ट इज challenges associated with structure of industry. इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि फार्मर्स अलग अलग जगह फ्रेगमेंटेड है, राइट. तो चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री विच इज, इंडस्ट्री कैसी है? फ्रेगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. इसलिए इसमें क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन, राइट. आया आपको समझ में कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इफेक्टिव रेगुलेशन लैक करता है. दूसरा फीचर क्या है इसका? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट. ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, आपको आराम से समझ जाएंगे. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट बाय फार्मर्स. फार्मर्स अच्छे से नहीं समझ पाते कॉस्ट कौन कौन से है, एलोकेशन कैसा है, तो वो प्राइस कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट. उनमें क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट बाय फार्मर्स. ये क्या है? एक और फीचर है एग्रीकल्चरल सेक्टर का. और कौन सा फीचर है? अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल टू वर्क कोलैबोरेटली अगर काम करेंगे सारे लोग तो इससे क्या होगा? इनोवेशन हो पाएगा. एक तो इनोवेशन हो पाएगा और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन हो पाएगा, राइट. अलग अलग काम करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी. अगर कोलैबोरेटली काम करेंगे तो कॉस्ट रिडक्शन हो पाएगा और अलग अलग तरीके आप निकाल पाएंगे, इनोवेटिव वेज, जिससे क्रॉप्स क्या हो? कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो जाए, राइट. देन टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट. एक और तरीका है टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट कि आप टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? टारगेट प्राइस पहले डिटरमाइन कर लो, अपना प्रॉफिट उसमें से हटाओ. अब ये क्या होनी चाहिए? हमारी टारगेट कॉस्ट इतने में प्रोड्यूस होना चाहिए ये क्रॉप या व्हाटएवर. लेकिन क्या होता है एक्चुअली में कि जो क्रॉप्स है इन सबका प्राइस फ्लक्चुएट होता है. टारगेट प्राइस आपको बोला है डिटरमाइन कर लो, लेकिन ये प्राइस फ्लक्चुएट होता है. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाना उसमें इतना अच्छा नहीं है, राइट. देन फिफ्थ, इम्बैलेंस ऑफ पावर अक्रॉस द सप्लाई चेन. इम्बैलेंस ऑफ पावर अक्रॉस द सप्लाई चेन मतलब
फार्मर्स को डोमिनेट करते हैं, जिनके पास भी ज्यादा पैसा है, जो पावर में है, जैसे कंसोलिडेटर है, वो फार्मर को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं कि मुझे इतने ही प्राइस पे आप क्या कीजिए, ये क्रॉप दीजिए। वो फार्मर नहीं दे पाता है, लेकिन अगर कोई भी उससे नहीं खरीदेगा तो उसका पूरा लॉस हो जाएगा, इसलिए वो मजबूरी में अपना क्रॉप उतने प्राइस में बेच देता है। तो यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस ऑफ पावर है सप्लाई चेन के अक्रॉस, राइट। सो कुछ फीचर्स क्या है एग्रीकल्चरल सेक्टर के, कि वो एक तो फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव रेगुलेशन लैक करता है ये सेक्टर। फिर दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट बाय फार्मर्स, फार्मर्स कॉस्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते। तीसरा, उनको समझना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है टू वर्क कोलैबोरेटिवली, इससे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, इनोवेशन हो पाएगा और कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया, टारगेट प्राइस डिटरमाइन करो, प्रॉफिट माइनस करके टारगेट कॉस्ट, इतने में प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि टारगेट प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर पावर का इम्बैलेंस है सप्लाई चेन के अक्रॉस, जिस ऐसा है कि सब एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, फार्मर्स सबसे ज्यादा डोमिनेट होते हैं क्योंकि उनको अपना क्रॉप किसी भी कम प्राइस पे बेच देना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज लाई विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है कि जनरली क्या होता था, सप्लाई चेन में डोमिनेट होता था फार्मर और उसको किसी भी कम प्राइस पे क्या क्रॉप बेच देना पड़ता था, राइट। वो डोमिनेट होता था जनरली जब डिमांड जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो, यूज सप्लाई हो, तो क्या होता था, प्राइस बहुत ही कम हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप हो गए, प्राइस बहुत ही कम हो गया, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं निकाल पाता था, वो तो कभी कभी अपना कॉस्ट भी नहीं निकाल पाता था फार्मर। तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज ऑल्सो कॉस्ट एमएसपी। इससे क्या होता है कि ये जो प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। सपोज 1 kg वीट है तो 1 kg वीट का इतना रुपए तो आपको फार्मर को देना ही पड़ेगा। ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इससे क्या होगा, फार्मर ज्यादा डोमिनेट नहीं होंगे और उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है निकल जाएगा। उससे जो आजकल अभी आप बहुत पढ़ रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको डोमिनेट किया जाता है बहुत ही कम प्राइस पे क्रॉप बेचने के लिए। उनके कुछ क्रॉप सड़ भी जाते हैं, राइट, फिर भी उनको डोमिनेट किया जाता है कम प्राइस पे क्रॉप्स बेचने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट लाया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मिनिमम इतना प्राइस तो आपको फार्मर को, या होल सप्लाई चेन में जो भी डोमिनेट हो रहा है, इतना प्राइस तो आपको फार्मर को देना ही है, राइट। दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपने कुछ फीचर्स देखे किसके, एग्रीकल्चरल सेक्टर के। अब देखते हैं आप कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, इसमें एक्टिविटी पे फोकस करना है आपको। मतलब बेसिकली एबीसी कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड। आपको एक्टिविटीज पे फोकस करना है फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, राइट। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं प्रोसेसिंग को लेके, with processes carried out can be carried in efficient way। बेसिकली क्या है, आपको कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी लगानी है, कोई रेगुलर टेक्निक नहीं लगानी है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको यूज करना है। और जनरली अभी इसमें यही यूज कर रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड। क्यों, क्योंकि आपको बेसिकली एक्टिविटी पे फोकस करना है, राइट। एक्टिविटी पे फोकस करेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो पाएगा, राइट। सो कौन सा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाना है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बेसिकली एबीसी कॉस्टिंग, राइट। सो आपको समझ में आया, एग्रीकल्चरल सेक्टर आपने देखा कि एक अनफ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके आपने क्या देखे, कुछ फीचर्स देखे, और फिर आपने देखा कौन सी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट है इसके लिए, एबीसी, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि आपको एक्टिविटीज पे फोकस करना है। जब आप एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल भी कर पाएंगे और कॉस्ट रिड्यूस भी कर पाएंगे। उसके अलावा आपने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये फार्मर को मिनिमम इतना प्राइस तो आपको देना ही है, इससे एक्सप्लॉइट नहीं होंगे फार्मर्स, राइट। सो दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब आप नेक्स्ट क्या देखेंगे, आईटी सेक्टर।
IT सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. वेट अ मिनट, राइट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. देखिए इसमें हम क्या देखेंगे कि जो चैलेंजेस कौन फेस करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि उनका वो आईटी सेक्टर है, राइट. उनका आईटी डिपार्टमेंट काफी बड़ा है, दैट डील्स विद आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली. तो ये किससे डील करता है? नंबर ऑफ चैलेंजेस डील बाय मल्टीनेशनल कंपनी. इसमें क्या होता है, जनरली एक सेंट्रलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो सारे आईटी बजट्स बनाता है, कॉस्ट अलोकेशन करता है. क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट होता है. वो क्या करता है? मैनेज करता है आईटी बजट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बजट्स मैनेज करता है, अलोकेशन करता है कॉस्ट का, राइट. ये सब करता है. ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट एमएनसीज के लिए क्यों है? क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. उसके सेपरेट एक कॉस्ट सेंटर होते हैं, वो क्या होते हैं? सेंट्रलाइज्ड कॉस्ट सेंटर होते हैं, सेंट्रलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट होते हैं, वो ही सारा बजट मैनेज करते हैं, कॉस्ट एलोकेट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. अब एक इसमें टॉपिक है मेजर आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट मॉडल. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आईटी डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर रहना चाहिए या फिर क्या बनना चाहिए? एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर. आईटी डिपार्टमेंट शुड बी कॉस्ट सेंटर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर. ऐसा क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आईटी नीड्स के लिए थर्ड पार्टी को अलोकेट कर देती है वो पर्टिकुलर टास्क, या फिर क्या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करती है. तो अगर आपके आईटी डिपार्टमेंट को रेलेवेंट होना है तो उसको कॉस्ट सेंटर रहने की जगह क्या रहना चाहिए? स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना चाहिए. कॉस्ट सेंटर रहने की जगह स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना मतलब कि मेरा एक आईटी डिपार्टमेंट है, वो आईटी से रिलेटेड डिसीजन लेता है, बजट से रिलेटेड, आईटी कॉस्ट एलोकेशन से रिलेटेड. तो सिर्फ उसको कॉस्ट सेंटर बन के नहीं रहना है, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है. मतलब कि स्ट्रेटेजीज निकालनी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है कोई स्ट्रेटेजी आईटी की, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है. क्यों? क्योंकि उसको रेलेवेंट होना है, उस आईटी डिपार्टमेंट को रेलेवेंट होना है. कॉस्ट सेंटर अगर वो सिर्फ बन के रह जाएगा तो वो इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, राइट. उसको रेलेवेंट रहना है, इसलिए उसको एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूज करना है. वरना क्या करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन? थर्ड पार्टी एलोकेशन कर देगा या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर लेगा, राइट. तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए क्या यूज होता है? एक 4D नेटवर्क. ये क्या होता है? 4D नेटवर्क में 4 चीजें हैं. फर्स्ट, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजन. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो समझना है आईटी डिपार्टमेंट को, राइट. जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, और उस हिसाब से वर्क करना है. आपको सबको देखते हुए कि सीएफओ, सीईओ ये सब क्या चाह रहे हैं, राइट. ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या विजन रख रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आईटी डिपार्टमेंट को क्या करना है? वर्क करना है. सो इसका जो कॉस्ट एलोकेशन मॉडल होना चाहिए वो सिंपल, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल तो होना ही चाहिए, और क्या फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, राइट. सो इसमें क्या कर सकते हैं हम? एक तरीका होता है कॉस्ट एलोकेशन मॉडल. क्या होना चाहिए? नॉट टू कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, येट फ्लेक्सिबल होना चाहिए. तो देखिए, नॉट टू कॉम्प्लेक्स येट फ्लेक्सिबल मतलब हम ये कर सकते हैं क्या कि टोटल जो आईटी का कॉस्ट है, आपने क्या कर लिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आईटी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी, और आपका जो टोटल आईटी का कॉस्ट है सपोज 1000 रुपीज. मैं से सिंपल फिगर्स इसलिए लेती हूँ समझने के लिए. और ए ने आईटी के कितने आवर्स यूज किया? 10 आवर्स. बी ने कितने यूज किया? 5 आवर्स. सी ने कितने? 10 आवर्स. और फिर डी ने फिर से कितने? 5 आवर्स. तो इस 1000 को 10:5:10:5 रेशियो में, मतलब
2:1:2:1 रेशियो में एलोकेट कर दो। ये किस पे डिपेंड हुआ? नंबर ऑफ आवर्स जो IT आवर्स यूज किए अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके बेसिस पे आपने क्या किया? कॉस्ट एलोकेट किया ₹1000 का। लेकिन एक और तरीका क्या हो सकता है जो कि मोर एक्यूरेट है? ABC बेस्ड, मतलब एक्टिविटी को देखो और कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे एलोकेट करो। दिस इज मोर एक्यूरेट एंड मोर रेलेवेंट कि भाई सिर्फ आवर्स आपने जितने यूज किए उसके बेसिस पे एलोकेट कर दिया। इससे अच्छा आप ABC यूज कीजिए, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। ABC में क्या होता है कि एक्टिविटीज होती है, राइट, एक पर्टिकुलर जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है और कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे क्या होता है? कॉस्ट अलोकेट होता है। कि मतलब वो एक्टिविटी अगर सिर्फ A, B और C ने की तो D को अलोकेट नहीं होगा वो वाला कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे अलोकेट होगा, तो वो सिर्फ A, B और C को ही अलोकेट होगा क्योंकि वो एक्टिविटी सिर्फ A, B और C ने ही की। एंड लाइकवाइज तो ABC विल बी मोर एक्यूरेट फॉर कॉस्ट एलोकेशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। 4D नेटवर्क का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का विजन देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है और IT डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंगली एक्ट करना है क्योंकि उसको क्या बनना है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर। फिर कॉस्ट एलोकेशन मेथड, इट शुड बी नॉट टू कॉम्प्लेक्स येट फ्लेक्सिबल। तो इसमें नंबर ऑफ आवर्स से आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट टोटल कॉस्ट को, या फिर आप क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी के बेस पे कर सकते हैं, विच विल बी मोर एक्यूरेट। नाउ नंबर सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेंट स्टेट। आपको क्या करना है? आपकी जो करंट स्टेट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। अभी जो स्टेट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है जो प्रेजेंट में स्टेज है। तो इससे क्या होगा? आपको पोटेंशियल गैप्स और आइडेंटिफाई होंगे, आइडेंटिफाई गैप्स, आपके गैप्स आइडेंटिफाई होंगे एंड वीकनेसेस, and identify areas of improvement। आपने क्या किया? बेसिकली करंट स्टेट को डॉक्यूमेंट किया। मतलब आपने क्या किया कि जो मेरी करंट स्टेट है उसको मैंने लिख लिया कि ठीक है ये गैप है, ये वीकनेस है और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। थर्ड, डिलिनिएशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर। डिलिनिएशन मतलब क्या होता है? डिटेल में एक्सप्लेन करना। मतलब आपने अभी करंट स्टेट तो डॉक्यूमेंट कर ली, उसके बाद आपको क्या चाहिए? टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर, मतलब कैसा बिजनेस चाहिए, उसका डिलिनिएशन मतलब क्या? आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि अच्छा यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये तो आपको पता चल गया, डॉक्यूमेंटेशन किया करंट स्टेज का। अब आपका टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर क्या है? ये मेरी करंट स्टेट है और ये मुझे क्या? ये बिजनेस आर्किटेक्चर मुझे चाहिए। ये क्या हो गया? थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, डिसीजन build versus buy। बेसिकली आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये बिल्ड मतलब खुद बनाना है या खरीदना है। ये लास्ट स्टेप है। आपको इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी है, आपको सारे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इसको बिल्ड करें या बाय करें। सिर्फ मॉनिटरीली नहीं सोचना है, वो तो एक है ही क्राइटेरिया कि बिल्ड और बाय में मॉनिटरीली सोचिए, लेकिन आपको बहुत रिसर्च करनी है, एक्सटेंसिव रिसर्च, और सारे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिल्ड करें या बाय करें। राइट, बेसिकली आपको समझ में आया कॉस्ट सेंटर, ये क्या है? IT कॉस्ट सेंटर के बारे में। पहले मैंने IT सेक्टर के बारे में ये बोला कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? MNCs के लिए। एक सेंट्रलाइज IT डिपार्टमेंट होता है, बजट का ध्यान रखता है, कॉस्ट एलोकेशन और IT से रिलेटेड सारी चीजें यही सेंट्रलाइज IT डिपार्टमेंट देखता है। अब IT ऑर्गेनाइजेशन का एंगेजमेंट मॉडल मतलब क्या? इसको IT डिपार्टमेंट जो है, जो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, इसको क्या सिर्फ कॉस्ट सेंटर बने रहना है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर? कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट एलोकेशन कर देगा, बजट का मैनेज कर देगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लेगा। तो अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो आपको क्या यूज करना है? 4D नेटवर्क। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों बनना है? क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटेजिकली डिसीजन नहीं लिए तो थर्ड पार्टी एलोकेशन कर देगा ऑर्गेनाइजेशन या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करेगा। तो आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है और यूज करना है 4D नेटवर्क। उसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशन का विजन डिफाइन करो और उसके हिसाब से वर्क करो। कॉस्ट एलोकेशन सिंपल हो सकता है कि टोटल IT के कॉस्ट को नंबर ऑफ आवर्स जितने डिपार्टमेंट ने जितने यूज किए उस बेसिस पे, या फिर एक्टिविटी के बेसिस पे। एक्टिविटी के बेसिस पे इट विल बी मोर एक्यूरेट। राइट,
करंट स्टेट का डॉक्यूमेंटेशन करो कि ठीक है ये गैप है, ये वीकनेस है और कहाँ कहाँ इंप्रूव हो सकता है। थर्ड, आप क्या करो, टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर को डिलिनिएट करो, मतलब आप डिटेल में बताओ कि आपको कौन सा टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर चाहिए, कैसा बिजनेस टारगेट, आपको कैसा आर्किटेक्चर चाहिए बेसिकली। फिर फोर्थ क्या, बिल्ड एंड बाय के बीच में आपको डिसीजन लेना है कि आपको बनाना है या खरीदना है। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है, सारे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। दिस इज 4D नेटवर्क, राइट। आईटी सेक्टर के बारे में सिर्फ इतना ही है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, इतनी ही थ्योरी है और ज्यादा डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट ने और कुछ इस पे लाया नहीं है। सो दिस वाज इट। कोई भी डाउट हो एग्रीकल्चर सेक्टर और आईटी सेक्टर में, इनफैक्ट पावर सेक्टर में भी, सो फील फ्री टू आस्क। ये चैप्टर अभी ये कंप्लीट होता है। बाय बाय।